904, अब प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब प्रेरणा किस प्रकार की शक्ति है? तो अब प्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है, ठीक है ना, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। ठीक, और भी इससे कई प्रश्न बनते हैं। अब प्रेरणा को कह सकते हैं आवश्यकता, है ना। अब प्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को मांग सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया था, अब्राहम मैस्लो, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 905, अंतर्दर्शन विधि को और क्या कहते हैं? ठीक है ना, अंतर्दर्शन विधि को और क्या कहते हैं? तो अंतर्दर्शन विधि को कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। इसे और क्या कह सकते हैं? आत्मनिरीक्षण। अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण का मतलब ये है कि अपने अंदर झांकना, है ना। जैसे कि आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मैं बहुत परेशान हूं, मुझे भूख लगी है, ये क्या है? ये अंतर्दर्शन है, ये आत्मनिरीक्षण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 906, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना है। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना है? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु, ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा? मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किन वैज्ञानिकों का मानना है? प्लेटो और अरस्तु का। कब? 16वीं शताब्दी में, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में माना है। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में बताया है? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोम्पोलोजी। क्या नाम होगा? पोम्पोलोजी। यह है वैज्ञानिक का नाम, मनोवैज्ञानिक पोम्पोलोजी, ठीक है ना। पोम्पोलोजी इटली के रहने वाले थे। ठीक, तो मनोविज्ञान मन के विज्ञान के रूप में किसने माना? पोम्पोलोजी ने। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 908, मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्या बताया था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 909, मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में माना गया। कब मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में माना गया? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। नोट भी कर लीजिएगा, 19वीं शताब्दी में वाइप्स, ये मनोवैज्ञानिक है, वाइप्स, इसके अलावा विलियम जेम्स, केवल जेम्स लिख दे रहे हैं, विलियम जेम्स, विलियम बुंट, केवल बुंट लिखेंगे, विलियम बुंट, और सिल्ली, यानी जेम्स सिल्ली। फिर से एक बात क्लियर कर लेते हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों का मानना था मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में मानना था? किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में माना? तो 19वीं शताब्दी में वाइप्स, जेम्स है ना, वाइप्स हो गए, इसके अलावा विलियम जेम्स, विलियम बुंट और जेम्स सिल्ली ने मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान के रूप में माना। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 910, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान, ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को क्या माना गया? यहां को लिख देते हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को क्या माना गया? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को
व्यवहार का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 911, किशोरा अवस्था यानी एडोलसेंस बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये है स्टेनले हॉल। क्या नाम है इनका? स्टेनले हॉल, है ना? स्टेनले हॉल ने किशोरा अवस्था को कितने शब्दों से परिभाषित किया था? तो सही उत्तर 4 शब्दों से, 1 2 3 4, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 912, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस यानी किशोरा अवस्था, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ये है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक। इसी पुस्तक में एडोलसेंस ने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था बताया था, किशोरावस्था को। चलिए प्रश्न नंबर 913 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? चलिए आप भी तैयारी करें तो बताएं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। किसका मानना है? ये मानना था वॉटसन का, है ना? पढ़ने के बाद याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 914, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर से सुन लीजिए, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये है जेम्स ड्रेवर। इनको याद कर लीजिए। यही सब प्रश्न खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 915, शैशवावस्था की अवधि, बाल्यावस्था की अवधि और किशोरावस्था की अवधि बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक है? 0 से 5 वर्ष। अभ्यास कर लीजिए। बाल्यावस्था की अवधि कब से कब तक है? 6 से 12। ठीक है ना? और किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक है? 12 से 18। और पौगंडावस्था की अवधि कब से है? 18 से ऊपर। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक एक नंबर यहां से भी मिल जाता है। तो सतर्क रहें और सावधान रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक है ना? ऐसा ना करें। इसका जवाब दीजिए तब मानिए कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक, चलिए 916, जन्मजात प्रेरक नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन किया गया था कि कौन सा प्रेरक जन्मजात नहीं है? तो आदत, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। ये आदत हम वातावरण या पर्यावरण के हिसाब से अपनी आदत या हैबिट का निर्माण करते हैं। ये जन्मजात नहीं है। ठीक है ना? जबकि भूख, प्यास, नींद ये जन्मजात प्रेरक है ना? जो हमें जन्म के जैसे जन्म होता है, जन्म के साथ ही इन चीजों का निर्माण होता है, लेकिन आदत हम अपनी तरीके से बनाते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 917, सेल्डन, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न है ये। यूपी टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका क्लियर होगा सेल्डन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को 3 प्रकार से बताया था। ठीक है ना? बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को। चलिए, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मीसोमॉर्फ से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें से क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है, तो इसके बारे में आप क्लियर कर लीजिए। सेल्डन ने शारीरिक वर्गीकरण में मीसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है? ठीक है ना? जो एथलेटिक टाइप होते हैं, एथलेटिक यानी संपूर्ण विकसित, एथलेटिक। मीसोमॉर्फ का मतलब क्या है? एथलेटिक टाइप की जो व्यक्तित्व होते हैं उनको जो है मीसोमॉर्फ के अंतर्गत माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 918, एस्थेनिक बॉडी टाइप होती है। जो एस्थेनिक होती है वो किस प्रकार की बॉडी होती है? तो वो होती है पतला, पतला या फिर छिछले छाती वाला एस्थेनिक बॉडी टाइप के अंतर्गत आएगा।
ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था। और ये कद में जो है छोटे होते हैं, नहीं, इसको यहाँ एस्थेनिक बॉडी टाइप जो होती है वो पतले होते हैं, छिछले छाती वाले होते हैं, और इनमें क्षय रोग विकसित होने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 919। पिकनिक शरीर का एक प्रकार है। पिकनिक क्या है? ये शरीर का एक प्रकार है। इसे किसने वर्गीकृत किया था, ये बताना है। ये क्वेश्चन यूबी टीजीटी 2011 में पूछा गया था। चलिए बताइए। सही उत्तर हो जाएगा क्रेचमर। इनको पढ़ना ही होगा, क्रेचमर। ठीक है ना। तो ये क्रेचमर जर्मनी के रहने वाले थे। और पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जो क्रेचमर के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। पिकनिक टाइप वाले का जो शरीर होता है उन कद में छोटे होते हैं और बहिर्मुखी टाइप के होते हैं, यानी अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं। गोल मटोल वाले होते हैं, वो पिकनिक टाइप के अंतर्गत आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 920। शारीरिक बनावट किसका सूचक है? यानी शारीरिक बनावट के आधार पर आप क्या आकलन करते हैं, किसका आकलन करते हैं? ये क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो शारीरिक बनावट किसका सूचक है? व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का यानी पर्सनालिटी का सूचक है। ठीक है, कि लंबा है कि चौड़ा है कि गोल मटोल है कि दुबला है कि पतला है। चलिए प्रश्न नंबर 921। छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन प्रश्नों को हम छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं कि हमारा तो हो ही जाएगा, लेकिन यही प्रश्न आपको वहां पर जो है कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए इनको भी आप देख लीजिए एक बार। बहुत हल्का देख लेंगे ना तो आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 1 नंबर से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना। चलिए विकास और वर्धन की अवस्था। विकास और वर्धन की अवस्था कब से कब तक होती है, या फिर किस अवस्था को विकास और वर्धन की अवस्था कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था, है ना। विकास और वर्धन की अवस्था यानी शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होती है। किस अवस्था में, है ना? 11 से 14 वर्ष को जो है क्या माना गया है? विकास और वर्धन की अवस्था। और ये अवस्था होती है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी किशोरा अवस्था। विकास और वर्धन की अवस्था 11 से 14 वर्ष की होती है और ये होती है एडोलसेंस अवस्था। यह लड़कियों में 10 से 14 वर्ष के बीच में होती है। ध्यान दीजिएगा, विकास और वर्धन की अवस्था लड़कियों में 10 से 14 वर्ष की होती है और जबकि लड़कों में 11 से 15 के बीच मानी गई है। इसमें शारीरिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 922। साइमन के अनुसार, अब इसमें तो हमें बताना ही पड़ेगा कि साइमन के अनुसार क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। साइमन के अनुसार लड़कियों की ऊंचाई 9 से 12 वर्ष तक बढ़ती है। अपनी जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो लड़कियां 9 से 12 वर्ष के बीच में प्राप्त कर लेती हैं, जबकि लड़के 11 से 14 वर्ष के बीच में अपनी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। ऐसा मानना है किसका? साइमन का। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 923। वृद्धि एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण। वृद्धि जिसको मापा जा सकता है, विकास जिसको मापा नहीं जा सकता है ना। विकास एक विस्तृत शब्द है और वृद्धि उसका एक पार्ट है ना। तो वृद्धि जिसे मापा जा सकता है, विकास जिसे छुआ नहीं जा सकता ना मापा जा सकता है। सोचने समझने की क्षमता वो विकास के अंतर्गत आएगा और शरीर की लंबाई बढ़ना वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। तो वृद्धि और विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, है ना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। तो वृद्धि और विकास की जो अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं। वो अवधि होती किस अवस्था की है? वो होती किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 924।
मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठीक है ना, ये कथन है। मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना, मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। पूरी लाइन लिख दिया जाए, मनोविज्ञान है, ये है कथन। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? क्योंकि ये केवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था, है महत्वपूर्ण क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको एक बार देख लीजिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रो और क्रो का कथन है। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 925। अरे आप लोग बहुत जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बस धूल पड़ी है उसी को हम ऊपर से हटा रहे हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, आप पढ़ चुके हो, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि हमारी कितनी तैयारी है। मनोविज्ञान अध्ययन है, तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है ये बताना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मनोविज्ञान पता ही है, यूपीटीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने रख दिया इसमें कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 926। वर्तमान समय का मनोविज्ञान किस पर आधारित है? यह वर्तमान समय के मनोविज्ञान को क्या माना जाता है तो बड़ा छोटा क्वेश्चन, लेकिन जब ऑप्शन होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, तो एक बार अगर देख लेंगे ना तो गलती नहीं होगी। कब तक गलती करते रहेंगे? वर्तमान समय का मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है ना? तो ये है व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 927। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध, है ना, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन का संबंध किससे है? तो व्यवहार से है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन तमाम प्रश्नों को बार बार हम रख रहे हैं। ठीक है ना, व्यवहार फिर से लिख देते हैं क्योंकि गलत हो गया है। गलतियां तो होती रहेंगी, बस वही गलती बार बार ना हो। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है किसका? किसका अध्ययन करता है? वो व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 928। किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर व्याख्या की? किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन यानी परिस्थितियों के साथ अनुकूल होना, इस प्रक्रिया का पता लगाकर और उसकी व्याख्या किया था? ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। सही उत्तर माना गया पावलोव, वही पावलोव जिन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत इन्हीं की देन है। ठीक है ना, तो ये हो गया उत्तर। प्रश्न नंबर 929। पावलोव के क्लास्की अनुबंधन को और क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पावलोव के क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत को यानी शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टाइप यस, टाइप यस अनुबंधन। अनुबंधन मतलब जुड़ना होता है। ठीक है ना, अनुबंधन के लिए या जुड़ने के लिए कोई उद्दीपन होता है। उद्दीपन के रूप में आपका उद्देश्य हो सकता है, भोजन हो सकता है, नौकरी हो सकता है, कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 930। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम 2011 में पूछा गया था। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर पावलोव। तो देख लीजिए, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, क्रेचमर, शेल्डन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना ही होगा। इनसे जुड़े हुए प्रश्न बार बार आते हैं, इनको क्लियर कर लीजिएगा, इनसे आप बच नहीं सकते हो। तो इसे कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं? कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग को इसे कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है, जो पावलोव के द्वारा दिया गया था।
तो ये थे खेल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी इससे संबंधित